हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग 71st बीपीएससी पीटी के टेस्ट सीरीज को डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले बायोलॉजी और केमिस्ट्री के 150 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके 71st बीपीएससी और बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट होने वाले अदर एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म से द्विविस्थापन अभिक्रिया या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम सल्फेट घोल और बेरियम क्लोराइड। द्विविस्थापन अभिक्रिया उसे कहते हैं जब दो आयनिक यौगिकों के धनात्मक और ऋणात्मक आयन स्थान बदलते हैं, और यहाँ पर बेरियम 2+ आयन और सल्फेट जो कि SO4 2- आयन है, ये दोनों आपस में स्थान बदलता है और उसके बाद बेरियम सल्फेट और NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, जब तांबा हवा में मौजूद नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह खो देता है और एक हरा आवरण निर्मित हो जाता है, यह हरा पदार्थ किसका एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संक्षारण यानी कि कोरोजन। देखिए, संक्षारण वो प्रक्रिया है जिसमें कोई धातु अपने आसपास के वातावरण के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। जैसे तांबा हवा में मौजूद नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और हरा आवरण निर्मित करता है, उसी तरह से लोहा आर्द्र वायु के साथ संपर्क में आता है और उसमें जंग लग जाता है। किण्वन एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं और ये आमतौर पर कार्बनिक पदार्थ में होता है। और रेंसिडिटी वसा या तेल का ऑक्सीकरण को कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सक्रिय प्रतिरोधक क्षमता को परिभाषित करता है? तो सक्रिय प्रतिरोधक क्षमता या फिर सक्रिय प्रतिरक्षा क्षमता शरीर की प्राकृतिक संक्रमण के बाद या फिर टीकाकरण के माध्यम से एंटीबॉडी का निर्माण करना कहलाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका विकास तब होता है जब किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली संक्रमण या टीकाकरण के बाद एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी प्रतिक्रियाएं प्रकृति में उष्माशोषी हैं, यानी कि इंडोथर्मिक हैं? उष्माशोषी या इंडोथर्मिक रिएक्शन उस तरह के अभिक्रिया या प्रक्रिया को कहते हैं जो कि आसपास से ऊर्जा अवशोषित करती है और ये ऊर्जा आमतौर पर ताप के रूप में अवशोषित होती है। तो यहाँ पर ठोस का पिघलना जैसे कि बर्फ का पिघलना एक उष्माशोषी अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण ये भी एक उष्माशोषी अभिक्रिया है और जल का विद्युत अपघटन ये भी एक उष्माशोषी अभिक्रिया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये तीनों सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में पौधे के किस समूह को जनन के लिए पानी की आवश्यकता के कारण आमतौर पर पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म जो बीज उत्पन्न करते हैं और एंजियोस्पर्म फूलदार पौधों को कहा जाता है और इसके बीज फलों के भीतर स्थित होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसका उपयोग व्यापक रूप से ईंधन के रूप में किया जाता है? और यह बायोगैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि CNG का प्रमुख घटक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मीथेन। बायोगैस में मीथेन लगभग 50 से 70% पाया जाता है और CNG में मीथेन गैस लगभग 90% पाया जाता है और मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। नेक्स्ट है, तंत्रिका तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन है, सेरिब्रम मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है और सोचने के लिए उत्तरदायी होता है। ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क और शरीर के बीच संदेश भेजने में मदद करती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। डेंड्राइट तंत्रिका आवेगों को न्यूट्रॉन के सेल बॉडी से दूर ले जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। डेंड्राइट्स न्यूरॉन के शाखाओं जैसे विस्तार होते हैं और अन्य न्यूरॉन्स से तंत्रिका आवेगों को प्राप्त करते हैं और उन्हें सेल बॉडी की ओर संचारित करते हैं, जबकि अक्ष तंतु जो है वो तंत्रिका आवेगों को सेल बॉडी से दूर अन्य न्यूरॉन्स, मांसपेशी या ग्रंथियों तक ले जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रुद्धोष्म प्रतिक्रियाओं में किसी प्रक्रिया के होने के लिए सही स्थिति है? रुद्धोष्म परिस्थिति यानी कि एडियाबेटिक प्रोसेस, और इसके अंतर्गत किसी भी सिस्टम में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। इसका मतलब ऊष्मा ना तो बाहर से अंदर जा सकती है और ना ही अंदर से बाहर जा सकती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विनियमित ऊष्मा इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है,
अलैंगिक प्रजनन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलैंगिक प्रजनन मतलब के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसमें एक ही माता पिता शामिल होते हैं और आनुवांशिक रूप से समान संतान उत्पन्न करते हैं। और यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है संतान आनुवांशिक रूप से माता पिता के समान होती है, तो ये स्टेटमेंट सही है। इसमें युग्मकों के संलयन के लिए दो माता पिता की आवश्यकता होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसमें द्विविखंडन, मुकुलन और बीजाणु निर्माण जैसी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। और इसके परिणाम स्वरूप आनुवांशिक रूप से विविध संतानों का जन्म होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल स्टेटमेंट 1 और 3 सही है और स्टेटमेंट 2 और 4 लैंगिक प्रजनन से संबंधित है। नेक्स्ट है हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है। तो जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो हरा पौधा अपने आसपास के वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। रात के समय में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट है विगलन की प्रक्रिया के दौरान किसी पदार्थ का तापमान, तो विगलन यानी कि मेल्टिंग या फिर पिघलने के दौरान किसी पदार्थ का तापमान जो है वो एक समान रहता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी भी पदार्थ को उसके गलनांक पर एक्स्ट्रा हीट हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं, तो उस समय क्या होता है कि हीट का यूज जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कम करने में यूज हो जाता है, अंतर आणविक आकर्षण बल को कमजोर करने में यूज हो जाता है, जिस कारण पदार्थ का तापमान में परिवर्तन नहीं होता है। और जब पदार्थ एक बार पूरी तरह से पिघल जाता है, उस पदार्थ के तरल अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे कि तापमान भी बढ़ता रहता है। नेक्स्ट है मैच द कॉलम या सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है पादप हार्मोन और दूसरे तरफ उसका कार्य है। तो ऑक्सिन हार्मोन का काम जो है वो अंकुरों में कोशिका विभाजन और लंबाई को बढ़ाना है। जिबरेलिन, इसका काम बीज की प्रसुप्त अवस्था को तोड़ना है और बीज की अंकुरन को बढ़ावा देना है। साइटोकाइनिन, ये कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है और जीर्णता को विलंबित करता है। और एब्सिसिक एसिड बीज की निष्क्रियता को बढ़ावा देता है। ऑक्सिन अंकुरों में कोशिका विभाजन और लंबाई को बढ़ाता है। जिब्रेलिन बीज की प्रसुप्त अवस्था को तोड़ता है और बीज के अंकुरन को बढ़ावा देता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है और जीर्णता जैसे कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में देरी करता है। और एब्सिसिक एसिड बीज की निष्क्रियता को बढ़ावा देता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है तापमान में वृद्धि के साथ कण वाष्प अवस्था में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त गतिज ऊर्जा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है कवक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। कवक स्वपोषी जीव है, तो ये कथन गलत है। कवक जो है वो विषमपोषी यूकैरियोटिक्स है। कवक की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक केवल अलैंगिक बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। कवक अलैंगिक और यौन दोनों तरीकों से प्रजनन करते हैं। नेक्स्ट है कवक विषमपोषी जीव है जो क्षयकारी कार्बनिक पदार्थों से पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है तो अभिकथन है आनुवांशिक रूप से संशोधित या जीएम फसलें कीटों का प्रतिरोध कर सकती है, जिससे रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता कम हो जाती है, क्योंकि आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों में वांछित विशेषताओं को उत्पन्न करने के लिए विशिष्ट जीनों को कृत्रिम रूप से डाला जाता है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है निक्षेपण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निक्षेपण यानी कि डिपोजिशन। निक्षेपण वैसी प्रक्रिया को कहते हैं जब गैस का रूपांतरण सीधे ठोस में होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में रूपांतरण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा जैविक प्रणालियों में प्रोग्राम्ड कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को संदर्भित करता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस एक प्रोग्राम कोशिका मृत्यु की प्रक्रिया है जो कि सेलुलर और आणविक स्तर पर एक अत्यधिक विनियमित और नियंत्रित तंत्र है, जो कि सूजन के बिना क्षतिग्रस्त, अनावश्यक या पुरानी कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। सोडा वाटर जैसे वातीय पेय में कौन सी गैस विलेय के रूप में मौजूद होती है, तो
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलय के रूप में घुला होता है। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन में दो कथन दिया हुआ है और पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो देखिए, सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि वे क्लोरोफिल का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन खुद बनाते हैं। और नेक्स्ट है, घटपर्णी पौधे जो कि कीट भक्षी होता है, प्रकाश संश्लेषण करते हैं तथापि पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कीटों पर निर्भर रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। घटपर्णी यानी कि पिचर प्लांट, ये भी स्वपोषी पौधा है और इसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण करता है, परंतु ये जो है पोषक तत्वों की कमी के कारण, जैसे कि नाइट्रोजन की कमी के कारण कीटों पर निर्भर रहते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में नेफ्रॉन को एक कुशल निस्पंदन इकाई क्यों माना जाता है। तो मानव शरीर में जो नेफ्रॉन पाया जाता है वो किडनी या वृक्क का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, जिसे एक कुशल और प्रभावी निस्पंदन इकाई यानी कि फिल्ट्रेशन यूनिट माना जाता है, क्योंकि ये रक्त को फिल्टर करता है और उपयोगी पदार्थों को पुनः अवशोषित करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके अलावा और रक्त से अनावश्यक अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि यूरिया को छानता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा गिद्धों की मृत्यु का कारण बताई गई है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डाइक्लोफिनेक। तो डाइक्लोफिनेक एक नॉन एस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। सामान्य भाषा में बोले तो ये एक पेन किलर की तरह उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग जानवरों के उपचार में भी होता है। और गिद्ध जो है वो जानवरों के शव पर निर्भर करते हैं, जिसके कारण जो है गिद्धों की किडनी खराब हो गई है और उनकी मृत्यु हो रही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु व्यवहार का प्रकार उसके संगत उदाहरण के साथ सुमेलित है। यहाँ पे पूछ रहा है, सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, एक नवजात बछड़ा दूध पीना शुरू करता है। नवजात बछड़ा दूध पीना शुरू करता है तो ये एक उसका सहज प्रवृत्ति है, ये किसी के सिखाए बिना और पूर्व अनुभव के बिना होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, एक पक्षी सर्दियों के दौरान गर्म क्षेत्र की ओर उड़ता है तो उसे प्रवास कहते हैं। प्रशिक्षण के बाद एक कुत्ता आदेश पर बैठता है तो ये प्रशिक्षण के माध्यम से होता है, ये उसका प्रतिवर्त या रिफ्लेक्स नहीं है। रिफ्लेक्स या प्रतिवर्त एक अनैच्छिक क्रिया है, जैसे कि पलक झपकना या फिर गर्म चीज से हाथ खींच लेना। नेक्स्ट है, एक चिंपैंजी दीमक निकालने के लिए लकड़ी का उपयोग करता है। चिंपैंजी का ये व्यवहार जन्मजात व्यवहार नहीं है, ये उसे सिखाया गया है या फिर वो किसी को देख कर सीखता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1, 2 और 4 स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट है, अभिकथन है, कोलाइड को परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्थाओं के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था विलय जैसा घटक होता है तथा परिक्षेपण माध्यम वह घटक होता है जिसमें वह निलंबित रहता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, मतलब के इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। तो इंडोक्राइन या अंतःस्रावी ग्रंथि एक नलिका विहीन ग्रंथि होती है जो कि शरीर के विभिन्न कार्यों को विनियमित करने के लिए सीधे रक्त प्रवाह में हार्मोन को मुक्त करती है, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड इत्यादि। तो यहाँ पर जो है लार ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ये एक बहिस्रावी ग्रंथि है जो कि नलिका के माध्यम से पदार्थों को विशिष्ट लक्ष्य क्षेत्र पर जैसे कि मुंह में स्रावित करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है, ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो कि कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, गैलियम और सीजियम ऐसी धातुएं हैं जो कमरे के तापमान से थोड़ा ऊपर तापमान पर तरल हो जाती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अगर गैलियम को तलहटी पर भी रखा जाएगा तो वो पिघल जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, पादप और जंतु कोशिकाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं। तो पहला कथन है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है जबकि जंतु कोशिकाओं में नहीं। तो ये स्टेटमेंट सही है। जंतु कोशिका में केवल एक लचीली प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है।
जबकि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है और कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं को संरचनात्मक सपोर्ट प्रदान करता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तरह प्लाज्मा झिल्ली होती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। नेक्स्ट है, परिपक्व पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका होती है जबकि पशु कोशिका में छोटी रिक्तिकाएं होती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, रिक्तिका यानी कि वैक्यूल्स। नेक्स्ट है, जंतु कोशिकाओं में सेंट्रोसोम और लाइसोसोम होते हैं जबकि पादप कोशिकाओं में नहीं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम और लाइसोसोम नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये चारों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, जल जैसे यौगिक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात हमेशा होता है। तो जल जैसे यौगिक या कंपाउंड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात हमेशा 1:8 होगा, 1:8। और इस बात का ध्यान देंगे कि जल का स्रोत कुछ भी हो, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा 1:8 होगा। नेक्स्ट है, गर्भ अवस्था के दौरान प्लेसेंटा का क्या कार्य है? तो गर्भ अवस्था के दौरान प्लेसेंटा का कार्य होता है भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करना। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है। और प्लेसेंटा एक अस्थायी अंग है जो कि केवल गर्भ अवस्था के दौरान बनता है। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान परिभाषित होता है। तो किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान अणु में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान होगा कार्बन का परमाणु द्रव्यमान और ऑक्सीजन के अणुओं का परमाणु द्रव्यमान। तो यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक वेट लगभग 12 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट लगभग 16 होता है। तो क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो इंटू 2 कर देंगे जो कि 44 के बराबर होता है। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान 44 होगा और इसके यूनिट को यू से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है तत्वों के समस्थानिक और दूसरे तरफ उसका उपयोग है। यूरेनियम का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किया जाता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर, ट्यूमर आदि के उपचार में किया जाता है। टेक्नेटियम का उपयोग चिकित्सा निदान इमेजिंग में किया जाता है और फास्फोरस के समस्थानिक का उपयोग रक्त विकार के उपचार में किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 20 वर्षीय व्यक्ति के फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज का सामान्य स्तर कितना होना चाहिए? तो 20 वर्षीय व्यक्ति के फास्टिंग ब्लड का ग्लूकोज स्तर 70 से 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ दांतों का इनेमल मुख्य रूप से किससे बना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट। और ये कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप होता है। नेक्स्ट है, मेंडल का कौन सा नियम बताता है कि लक्षण के 2 अलील युग्म निर्माण के दौरान अलग हो जाते हैं? तो मेंडल का पृथक्करण का नियम ये बताता है। मेंडल के पृथक्करण के नियम के अनुसार युग्मकों के निर्माण के दौरान एक जीन के 2 एलील अलग हो जाते हैं और प्रत्येक युग्मक को केवल 1 एलील मिलता है। नेक्स्ट है, जब सोडियम क्लोराइड या ब्राइन के जलीय घोल से बिजली प्रवाहित की जाती है तो यह विघटित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निकेल। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निकेल उत्प्रेरक का उपयोग होता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर अभिकथन और कारण है। डॉली वयस्क कोशिका से क्लोन किया गया पहला स्तनपायी था। तो यह स्टेटमेंट सही है। डॉली नामक भेड़ 1996 में सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर का उपयोग करके क्लोन किया गया पहला स्तनपायी था, क्योंकि डॉली का निर्माण सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर द्वारा किया गया, जो एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक वयस्क कोशिका नाभिक को एक नाभिक रहित अंडे में स्थानांतरित किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है, वाशिंग सोडा के अनुप्रयोगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है?
वॉशिंग सोडा, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, और इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योगों में किया जाता है। सोडियम यौगिकों के निर्माण में किया जाता है और जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये तीनों स्टेटमेंट सही है और यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्षार धातुओं को उनके गलनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, गलनांक जो है किसी पदार्थ का वह तापमान होता है जिस पर वह ठोस से द्रव में परिवर्तित होता है, और जब हम आवर्त सारणी में नीचे की ओर जाते हैं तो क्षारीय धातु का गलनांक जो है वो घटता है क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि दिए हुए ऑप्शन में सबसे बड़ा आइटम जो है वो सीजियम का होता है, जिस कारण इसका गलनांक सबसे कम होता है, और लिथियम का आइटम छोटा होता है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कितने प्रकार के ऊतक या टिश्यू पाए जाते हैं? तो मानव शरीर में मुख्यतः 4 प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। उपकला टिश्यू, जिसे हम इपिथेलियल टिश्यू भी कहते हैं, और ये शरीर की बाहरी सतह को ढकने आंतरिक अंगों और गुहाओं की परत बनाती हैं, जैसे कि आंतों की भीतरी परत में उपकला या इपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। नेक्स्ट है संयोजी ऊतक या फिर कनेक्टिव टिश्यूज। ये अन्य ऊतकों को सहारा देता है, बांधता है और उनकी सुरक्षा करता है, जैसे हड्डी, रक्त या वसा ऊतक। नेक्स्ट है मांसपेशी ऊतक, और ये गति और संकुचन को सुगम बनाता है, जैसे कि हृदय या चिकनी मांसपेशी। और सबसे आखिरी है तंत्रिका ऊतक। नेक्स्ट है एनोडाइजिंग की प्रक्रिया, जिसका उपयोग किसकी मोटी ऑक्साइड परत बनाने के लिए किया जाता है? तो एनोडाइजिंग की प्रक्रिया एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग अल्युमिनियम पर ऑक्साइड की मोटी परत बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अल्युमिनियम, जो कि इसे क्षरण से बचाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? एक तरफ है डाइसैकेराइड और दूसरी तरफ है संघटक। सुक्रोज, इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज पाया जाता है, ये सही है। माल्टोज में ग्लूकोज और ग्लूकोज पाया जाता है, और लैक्टोज में ग्लूकोज और ग्लैक्टोज पाया जाता है। तो ये तीनों सही सुमेलित है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, सभी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? 1 माइक्रोन 1 × 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर 1 × 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। 1 एंगस्ट्रम 1 × 10⁻10 मीटर के बराबर होता है, और 1 फर्मीमीटर 1 × 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर सबसे छोटी इकाई जो है वो फर्मीमीटर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपन को तंत्रिका आवेगों में परिवर्तित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉक्लिया। कॉक्लिया आंतरिक कान में स्थित एक कुंडली के आकार की तरल से भरी संरचना होती है, और इसमें बाल के जैसी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कि ध्वनि कंपन को विद्युत संकेतों में बदल देती है। नेक्स्ट है, संवहनी पौधों में जाइलम का प्राथमिक कार्य क्या है? तो जाइलम का प्राथमिक कार्य जल का परिवहन करना है। संवहनी पौधों में जाइलम का प्राथमिक कार्य जल का परिवहन करना है, और पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक एंटोनी लेवेजियर हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है गुण और दूसरे तरफ है तत्व। ऊष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी होता है। पृथ्वी की भूपर्पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु अल्युमिनियम है। सबसे अधिक लचीला धातु सोना होता है, और न्यूनतम ऊष्मा चालन करने वाला सीसा होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रोमैटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो क्रोमैटोग्राफी तकनीक का प्रयोग मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, पादप ऊतकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है, क्लोरेन्काइमा पौधे को लचीलापन प्रदान करता है और पत्तियों के डंठलों में पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्लोरेन्काइमा का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण में होता है, और पौधों को
लचीलापन कोलेनकाइमा प्रदान करता है। एरेनकाइमा में क्लोरोफिल होता है और ये प्रकाश संश्लेषण करता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। एरेनकाइमा उत्प्लावन में मदद करता है, जबकि क्लोरेनकाइमा में क्लोरोफिल होता है। कोलेनकाइमा एक जीवित उत्तक है जो पौधों के विभिन्न भागों में यांत्रिक सहायता और लचीलापन प्रदान करता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। कोलेनकाइमा एक जीवित उत्तक है और ये पौधे के विभिन्न भागों में यांत्रिक सहायता और लचीलापन प्रदान करता है। और नेक्स्ट है, पौधों की संरचना को सहारा देने के लिए पैरेन्काइमा कोशिकाएं मृत हो जाती हैं और कोनों पर मोटी हो जाती हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। पैरेन्काइमा एक जीवित कोशिकाएं होती हैं और स्क्लेरेन्काइमा एक मृतक कोशिका है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो यहाँ पर सही होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जब कपूर, नेफ्थलीन या सूखी बर्फ जैसे पदार्थ हवा में खुले रहने पर धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहा जाता है। जब कोई ठोस वस्तु द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो उसको ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। नेक्स्ट है, सजातीय मिश्रण संरचना या संघटक में एक समान होते हैं और विषम मिश्रण में अलग अलग पदार्थ होते हैं और उनकी संरचना एक समान नहीं होती, तो ये दोनों सही है। सजातीय मिश्रणों में पूरे पदार्थ में एक ही संरचना होती है। उदाहरण के लिए नमक को पानी में घोला जाता है तो ये एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं, तो इसे सजातीय मिश्रण कहा जाता है। विषम मिश्रण में अलग अलग पदार्थ होते हैं। उदाहरण के लिए सलाद एक विषमांगी मिश्रण है। नेक्स्ट है अभिकथन। सूरजमुखी के तेल को अच्छी गुणवत्ता वाला खाद्य तेल माना जाता है क्योंकि इसमें असंतृप्त वसीय अम्ल अधिक मात्रा में होता है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से शरीर के तापमान और जल संतुलन सहित होम्योस्टेसिस को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का एक हिस्सा है जो शरीर के आंतरिक नियामक के रूप में कार्य करता है और ये शरीर के तापमान, प्यास, भूख, नींद और पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है उसको कंट्रोल करके होम्योस्टेसिस को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। मोम का पिघलना ये भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है और पानी में नमक का घुलना ये भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में मूल पदार्थ की तुलना में नए पदार्थ के गुण पूरी तरह से अलग हो जाते हैं और उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता है, वो इरिवर्सिबल होता है। तो यहाँ पर दूध का खट्टा हो जाना ये जो है वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव किडनी की कार्य प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है, किडनी द्वारा अपशिष्ट को बाहर निकालने के बाद शुद्ध रक्त वृक्क धमनी के माध्यम से शरीर में वापस लाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। बोमन कैप्सूल से निस्पंदन वृक्क नलिकाओं से होकर गुजरता है जहां अधिकांश ग्लूकोज रक्त में पुनः अवशोषित हो जाता है। नेक्स्ट है, वृक्क धमनी अपशिष्ट युक्त रक्त को किडनी से बाहर ले जाती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। वृक्क धमनी जो है वो ऑक्सीजन और अपशिष्ट युक्त रक्त को छानने के लिए किडनी में ले जाती है और वृक्क शिरा फिल्टर किए गए रक्त को किडनी से बाहर ले जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल कथन 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है, ग्राहम के विसरण के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्थिर तापमान पर गैस का दाब उसके आयतन का व्युत्क्रम अनुपाती होता है, तो ये ग्राहम के विसरण का नियम नहीं है, ये बॉयल्स लॉ है। नेक्स्ट है, किसी गैस का दाब उसके आयतन का प्रत्यक्ष समानुपाती तभी होता है जब तापमान स्थिर होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है, किसी गैस के विसरण की दर उनके मोलर द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रम अनुपाती होती है, तो ये ग्राहम के विसरण का नियम है। विसरण का दर R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट m और समान परिस्थितियों में सभी गैसों में समान दर से विसरण होता है, तो ये भी गलत है, ये भी ग्राहम का नियम नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना लसिका तंत्र का हिस्सा नहीं है?
लसिका तंत्र यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किडनी। लसिका तंत्र प्रतिरक्षा और परिसंचरण प्रणाली का एक हिस्सा है और इसमें प्लीहा, थाइमस और टॉन्सिल शामिल है, जबकि किडनी उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी कोशिका प्रतिरक्षा प्रणाली में एंटीबॉडी के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स कोशिका प्रतिरक्षा प्रणाली में एंटीबॉडी के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है और ये एक विशेष श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं जो कि प्लाज्मा कोशिकाओं में परिवर्तित होकर एंटीजन के प्रति प्रतिक्रिया करती हैं। टी लिम्फोसाइट भी प्रतिरक्षा प्रणाली का भाग है, मगर ये एंटीबॉडी नहीं बनाती हैं। ये जो है संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करती हैं। नेक्स्ट है, किसी नमूने में विशिष्ट एंटीजन या एंटीबॉडी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एलिसा प्रतिरक्षण। और एलिसा टेस्ट का उपयोग जो है वो सामान्यतः HIV, हेपेटाइटिस इत्यादि जैसे रोगों का पता लगाने में किया जाता है। नेक्स्ट है, नींद के दौरान तेज रोशनी अवांछनीय होती है क्योंकि तेज रोशनी के दौरान रेटिना जो है वो मस्तिष्क को एक सिग्नल भेजता है जिससे मेलाटोनिन का उत्पादन कम हो जाता है और नींद की गुणवत्ता में कमी आती है। और नेक्स्ट है, तेज रोशनी रेटिना में रोडोप्सिन की गतिविधि को बढ़ाती है। तो यह स्टेटमेंट भी सही है, मगर इसका नींद से कोई संबंध नहीं है और रेडोप्सिन नेत्र में पाए जाने वाली रॉड कोशिकाओं में होता है और ये प्रकाश के द्वारा सक्रिय होता है जो कि कम रोशनी में देखने में मदद करता है। तो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन आर जो है वो ए का सही व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक आणविक यौगिक का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो किसी भी आणविक यौगिक का रासायनिक सूत्र प्रत्येक तत्व की संयोजकता से निर्धारित किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग मीथेन को लेते हैं और यहाँ पर कार्बन का संयोजकता जो है वो 4 होता है, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन लगेगा, इसलिए इसका आणविक सूत्र जो है वो CH4 हो जाता है। नेक्स्ट है, एथेरोस्क्लेरोसिस शब्द का तात्पर्य है, तो इसका सही आंसर होगा धमनियों में प्लाक का जमाव। ऐसी स्थिति जिसमें वसा, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और अन्य पदार्थों से निर्मित प्लाक या गंदगी धमनियों की दीवारों में जम जाती है, उसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं और इस स्थिति में धमनियां संकरी हो जाती हैं, रक्त का प्रवाह धीमा हो जाता है जिससे दिल का दौरा भी पड़ सकता है। नसों में प्लाक के जमाव को थ्रोम्बोसिस कहते हैं। फेफड़ों में ब्लॉकेज को पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहा जाता है और रक्त में शर्करा का उच्च स्तर को डायबिटीज या मधुमेह कहते हैं। नेक्स्ट है, कोहरा या फॉग किस प्रकार के कोलाइड तंत्र को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर होगा गैस में द्रव्य। तरल में गैस का उदाहरण झाग हो जाएगा या फोम, गैस में ठोस स्मोक होगा और तरल में द्रव्य का उदाहरण इमल्शन जैसे कि दूध हो जाएगा। नेक्स्ट है, वृक्षों में वार्षिक वृद्धि वलयों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? वृक्षों में वार्षिक वृद्धि वलयों के वैज्ञानिक अध्ययन को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। साइटोलॉजी कोशिका या सेल और उसकी संरचना और कार्यों के अध्ययन को कहा जाता है। ऑस्टियोलॉजी मुख्य रूप से जानवरों के हड्डी के अध्ययन को कहा जाता है और मॉर्फोलॉजी जीवों के रूप और संरचना के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए। यहाँ पर पूछ रहा है कि ये जो विवरण दिया गया है किस परमाणु मॉडल से संबंधित है। तो पहला विवरण है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में घूमते हैं और परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है। ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो रदरफोर्ड से जुड़ा हुआ है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है रोग और दूसरे तरफ है रोगजनक। तपेदिक मतलब के ट्यूबरक्लोसिस या TB, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा ये एक वायरल फीवर है, तो ये वायरस के कारण होता है। और दाद कवक के कारण होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना सभी विषाणुओं में अनुपस्थित होती है जो उन्हें स्वतंत्र रूप से प्रोटीन संश्लेषण करने से रोकती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राइबोसोम। वायरस या विषाणुओं में राइबोसोम नहीं पाया जाता है जो कि उन्हें स्वतंत्र रूप से प्रोटीन संश्लेषण करने से रोकता है। विषाणुओं में न्यूक्लिक एसिड या तो DNA या RNA के फॉर्म में होता है जो उनके आनुवांशिक जानकारी को वहन करता है।
नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है अस्थियां और दूसरे तरफ है उसके नाम। तो छाती के अस्थि को उरोस्थी या पॉसली कहा जाता है, कॉलर बोन को क्लेविकल कहा जाता है, घुटने की अस्थि को पटेला कहा जाता है और कंधे की अस्थि को स्कैपुला कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 4, 1, 2, 3। छाती की अस्थि को उरोस्थी, कॉलर बोन की अस्थि को क्लेविकल बोन, घुटने की अस्थि को पेटेला और कंधे की अस्थि को स्कैपुला कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे संगमरमर के नाम से जाना जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को संगमरमर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है जीवित जीवों के मूल इकाइयों का वर्णन करने के लिए कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था और जब उन्होंने यह खोज की तो वे क्या प्रयोग कर रहे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक माइक्रोस्कोप के नीचे कॉर्क का निरीक्षण करते हुए। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट हुक के द्वारा कॉर्क का निरीक्षण करते हुए किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा होम्योस्टेसिस में नकारात्मक फीडबैक का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्च रक्त शर्करा की प्रतिक्रिया में इंसुलिन का सराव। नकारात्मक फीडबैक एक नियामक प्रक्रिया है जो स्थिरता बनाए रखने के लिए परिवर्तनों का प्रतिकार करती है या उन्हें कम करती है। और जब रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है तो अग्नाशय ग्लूकोज के स्तर को सामान्य करने के लिए इंसुलिन का सराव करता है, जो कि नकारात्मक फीडबैक को दर्शाता है। नेक्स्ट है आयोडीन वैल्यू शब्द से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यह तेल, वसा या मोम में असंतृप्तता की मात्रा को मापने का एक तरीका है जिसमें 100 ग्राम तेल या वसा या मोम द्वारा अवशोषित किए गए आयोडीन की मात्रा मापी जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। इससे तेल, मोम या वसा कितना असंतृप्त है उसका पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है आमतौर पर सूचक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला लिटमस घोल निम्नलिखित में किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस आमतौर पर लाइकेन से प्राप्त किया जाता है और लिटमस घोल सामान्यतः बैंगनी रंग का होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधातुओं के लिए विद्युत चालकता की सही व्याख्या करता है? तो पहला स्टेटमेंट है सभी अधातुएं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति के कारण कुचालक होती हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सभी अधातु कुचालक नहीं होती है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु जो है वो विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है क्योंकि इसमें कार्बन परमाणु केवल एकल बंधन बनाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। नेक्स्ट है कुछ अधातुएं अपनी संरचना में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत का चालन कर सकती हैं। ये स्टेटमेंट सही है। और अधातुएं केवल जल में घुलने पर ही विद्युत का चालन करती हैं। तो ये गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया ये एटीपी का उत्पादन करता है और कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण में सहायक है और लाइसोसोम कोशिका के भीतर पाचन संबंधी अपशिष्ट पदार्थों को विघटित करता है। तो ये तीनों सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जानवर के शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हाइड्रा। हाइड्रा में श्वेत रक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं। नेक्स्ट है अपघटन अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है फेरस सल्फेट के क्रिस्टल गर्म होने पर जल खो देते हैं तथा क्रिस्टल का रंग बदल जाता है, जो इस अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो ये स्टेटमेंट सही है। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करने पर ये जो है जल के अणुओं को खो देता है और इसका रंग हरा रंग से भूरा रंग का हो जाता है। नेक्स्ट है ये अभिक्रियाएं दहन अभिक्रियाओं के विपरीत है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अपघटन अभिक्रियाएं जो है वो संयोजन अभिक्रियाओं के विपरीत होती हैं और दहन अभिक्रियाओं में तेजी से ऑक्सीकरण होता है जिसमें ऑक्साइड और ऊष्मा का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संयोजी ऊतक में तरल मैट्रिक्स होता है और ये पूरे शरीर में गैसों, पोषक तत्वों और अपशिष्ट उत्पादों के परिवहन का कार्य करता है? तो तरल मैट्रिक्स रक्त में पाया जाता है। रक्त एक संयोजी ऊतक है और जिसमें प्लाज्मा नामक तरल मैट्रिक्स पाया जाता है और ये पूरे शरीर में गैस, पोषक तत्व और अपशिष्ट उत्पादों का परिवहन करता है। कार्टिलेज भी एक संयोजी ऊतक है और ये शरीर के जोड़ों और अन्य स्थानों में संरचनात्मक समर्थन करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है प्रत्येक कार्बन परमाणु
3 अन्य कार्बन परमाणुओं से एक ही तल या समतल में जुड़ा होता है, जिससे षटभुजाकार संरचना बनती है और इसकी प्रकृति चिकनी फिसलन वाली होती है और यह विद्युत की सुचालक भी होती है। किस तत्व में उपरोक्त विशेषताएं पाई जाती हैं? तो ये विशेषताएं ग्रेफाइट की हैं। ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ एक ही तल पर जुड़ता है और षटभुजाकार संरचना बनाता है और इसकी प्रकृति चिकनी फिसलन वाली होती है, जिस कारण इसका उपयोग स्नेहक या लुब्रिकेंट के रूप में भी किया जाता है और ये विद्युत का सुचालक है। नेक्स्ट है, शुक्र ग्रह का वायुमंडल निम्नलिखित में किसके घने सफेद और पीले बादलों से निर्मित है? नासा के अनुसार शुक्र ग्रह का वायुमंडल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है और सल्फ्यूरिक अम्ल के बादलों से घिरा हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा मिश्रण गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा उपयोग किया जाता है? तो गोताखोरों के द्वारा हीलियम और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव पाचन तंत्र में स्टार्च के पाचन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो स्टार्च के पाचन के लिए मुख्य रूप से इमाइलेज जिम्मेदार है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इमाइलेज लार ग्रंथियों और अग्नाशय के द्वारा निर्मित होता है और ये स्टार्च के पाचन के लिए जिम्मेदार है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये दोनों प्रोटीन के पाचन में सहायक है और लाइपेज जो है वो फैट के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट है, जब साबुन चिकनाई को साफ करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो जब साबुन चिकनाई को साफ करता है तो पाइसीकरण की प्रक्रिया होती है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ संयोजी ऊतक है और दूसरी तरफ उसके कार्य हैं। रक्त जो है वो गैसों और पोषक तत्वों का परिवहन करता है। लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। टेंडन मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है और एरियोलर ऊतक अंगों के बीच की जगह को भरता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 3 4 1 2। नेक्स्ट है, पीएच मान निम्नलिखित का संख्यात्मक माप दर्शाता है। तो पीएच मान जो है किसी भी पदार्थ का अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का विश्लेषण करता है या फिर मापता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, किसी घोल की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का विश्लेषण। और पीएच मान का रेंज 0 से 14 तक होता है। 7 से कम होने पर पदार्थ जो है वो एसिडिक होता है और 7 से अधिक होने पे पदार्थ क्षारीय या अल्कलाइन होता है या फिर बेसिक नेचर का होता है। और अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 है तो वो पदार्थ न्यूट्रल या उदासीन होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसे मानव पोषण में प्रमुख पोषक तत्व या फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं माना जाता? तो इसका सही आंसर आयरन हो जाएगा। आयरन जो है वो सूक्ष्म पोषक तत्व का उदाहरण है, जबकि पोटेशियम, कैल्शियम और फास्फोरस मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अम्लों के किस मिश्रण का उपयोग एक्वारेजिया बनाने के लिए किया जाता है? तो एक्वारेजिया बनाने के लिए सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सांद्र नाइट्रिक एसिड को 3:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड 3:1 के अनुपात में मिला होता है और इसका मुख्य उपयोग प्लैटिनम और सोने जैसी धातुओं को घोलने में किया जाता है और इसे रॉयल वाटर या फिर शाही जल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कंकाल की मांसपेशियों के लिए निम्नलिखित में कौन सी विशेषता सही नहीं है? तो कंकाल की जो मांसपेशियां होती हैं ये हड्डियों से जुड़ी होती हैं, ये अनैच्छिक प्रकृति की होती हैं। तो ये गलत है। कंकाल की मांसपेशियां ऐच्छिक होती हैं, मतलब कि उनकी गति हमारे सचेत नियंत्रण में होती है। ये दिखने में धारीदार होती हैं और इनमें एकाधिक केंद्रक होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये अनैच्छिक प्रकृति की होती हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सी विशेषता सही नहीं है, तो बाकी जो है विशेषता वो सही है और कंकाल की मांसपेशियां जो है वो अनैच्छिक नहीं ऐच्छिक प्रकृति की होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आमतौर पर फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में आमतौर पर एसिटिक एसिड का उपयोग होता है, एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग खाद्य प्रतिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो खाद्य प्रतिरक्षक के रूप में सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। तो सोडियम बेंजोएट का उपयोग खाद्य प्रतिरक्षक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन का उपयोग वॉशिंग पाउडर और डिटर्जेंट के निर्माण में किया जाता है? तो वॉशिंग पाउडर और डिटर्जेंट के निर्माण में सोडियम सिलिकेट और सोडियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से
कौन सी प्रक्रिया खाद्य पदार्थों में बासीपन या रैंसिडिटी उत्पन्न करती है? रैंसिडिटी वसा और तेलों के खराब होने को कहते हैं, जिसमें वसा अम्लों का ऑक्सीकरण हो जाता है और ऑक्सीजन असंतृप्त वसीय अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करके पेरोक्साइड और अल्डिहाइड बनाती है, जिस कारण वसा और तेल का स्वाद और गंध जो है वो खराब हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वसा अम्लों के ऑक्सीकरण से खराब स्वाद और गंध आती है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ सामान्य नाम है और दूसरे तरफ उसका रासायनिक नाम है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम सोडियम ऑक्सीक्लोराइड है और इसका सूत्र होता है CaOCl2। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और इसका सूत्र NaHCO3 होता है। वॉशिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र सोडियम कार्बोनेट होता है, वॉशिंग पाउडर या फिर वॉशिंग सोडा, और इसका सूत्र होता है Na2CO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड होता है और इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 हाफ H2O होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पत्तियों की एपिडर्मिस में मौजूद रंध्रों का प्राथमिक कार्य क्या है? तो पत्तियों के एपिडर्मिस में मौजूद छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हें एस्टोमाटा कहा जाता है और उसका प्राथमिक कार्य गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन करना है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पौधों में जल और खनिज का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। पौधों में भोजन का भंडारण पत्तों, तनों और जड़ों में होता है और पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम नामक ऊतक के द्वारा होता है। नेक्स्ट है क्षारीय मृदा के लिए सुधार एजेंट के रूप में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो क्षारीय मृदा के लिए सुधार एजेंट के रूप में कैल्शियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है, जिसे आमतौर पर जिप्सम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कोशिका सिद्धांत में रोडोल्फ विरोचो का क्या योगदान था? रोडोल्फ विरोचो ने कोशिका सिद्धांत का विस्तार किया और ये प्रस्तावित किया कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान के द्वारा किया गया था, जिनके अनुसार सभी जीवित चीजें कोशिका से बनी होती हैं और कोशिकाएं जीवों की बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाइयां हैं। नेक्स्ट है जब धात्विक सोडियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो जब धात्विक सोडियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, क्योंकि इस अभिक्रिया में काफी मात्रा में ऊष्मा निकलती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का हिस्सा नहीं है? तो आहार नाल में मुख्य, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गूदा शामिल होता है। इसमें हृदय शामिल नहीं होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और हृदय जो है वो परिसंचरण या सर्कुलेटरी सिस्टम का भाग होता है। नेक्स्ट है पीएच स्केल की खोज किसने की थी? तो पीएच स्केल की खोज सोरेन पीटर लॉरेंट्ज सोरेनसन ने की थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है मानव पाचन तंत्र में बड़ी आंत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बड़ी आंत अपाच्य भोजन से पानी को अवशोषित करके मल बनाती है, तो ये स्टेटमेंट सही है। ये एमाइलेज जैसे एंजाइम का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट को पचाती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है वो मुख में और छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत में नहीं। नेक्स्ट है बड़ी आंत में बैक्टीरिया विटामिन के जैसे मुख्य विटामिन बनाने में मदद करते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। बड़ी आंत में मौजूद बैक्टीरिया विटामिन के और विटामिन बी बनाने में मदद करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल 1 और 3 स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O होता है। नेक्स्ट है मानव के लिए आवश्यक अमीनो एसिड की कुल संख्या कितनी है? तो मानव के लिए आवश्यक अमीनो एसिड की कुल संख्या 9 होती है। नेक्स्ट है उस घोल की पीएच मान क्या है जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है? तो लाल लिटमस पेपर जब नीला हो जाता है तो उस घोल का पीएच मान लगभग 8.3 या उससे अधिक होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 8.5, यानी कि वो घोल क्षारीय है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो एस्कॉर्बिक एसिड नींबू में, तो ये गलत है। नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। माल्टोज माल्ट या अंकुरित अनाज में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है और फॉर्मिक एसिड लाल चींटी या बिच्छू के डंक में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
नेक्स्ट है दांतों पर बनने वाली पट्टिकाएं या प्लाक किन पदार्थों से बनी होती है। तो दांतों पर बनने वाले प्लाक जो है वो मुख्यतः भोजन के कण, लार, मुंह के अम्ल और बैक्टीरिया का बना होता है, जो मिलकर दांतों पर एक चिपचिपा परत बनाता है। नेक्स्ट है हाइपोटोनिक विलयन में पादप कोशिकाएं फटती नहीं है, क्योंकि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति संरचनात्मक सहायता प्रदान करती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। रेडियोधर्मिता की खोज 1896 ईस्वी में हेनरी बेक्वेरेल ने की थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रणालियों में एंजाइम का कार्य है। तो एंजाइम एक ऐसा प्रोटीन है जो कि जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया को तीव्र करते हैं। नेक्स्ट है यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 5 वर्ष है तो 20 वर्ष के बाद उसका कितना भाग शेष बचेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/16 भाग। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है जैव अणु और दूसरे तरफ उसका महत्व है। तो प्रोटीन एंजाइम और एंटीबॉडी के रूप में काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का स्रोत होता है शरीर में। वसा संरचनात्मक घटक के रूप में कार्य करते हैं और न्यूक्लिक एसिड आनुवांशिक सूचना प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है। तो दिए गए विकल्प में रेडियो तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा होता है और फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर इंफ्रारेड लाइट होगा, तीसरे नंबर पर विजिबल लाइट और चौथे नंबर पर एक्सरेज होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मानव बाल बनाने वाला प्राथमिक प्रोटीन है। तो मानव बाल बनाने वाला प्राथमिक प्रोटीन केराटिन होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्लोब्यूलिन एक प्लाज्मा प्रोटीन है। कैसीन दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है और म्यूसिन म्यूकस बनाने में मदद करता है और ये भी एक प्रकार का प्रोटीन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। उच्च विद्युत ऋणात्मकता, उच्च आयनीकरण ऊर्जा, निम्न स्तरीय तापीय चालक, भंगुर ठोस अनमानीय और निम्न स्तरीय विद्युत चालक, ये सभी जो है वो अधातु के विशिष्ट विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ आविष्कार है और दूसरी तरफ आविष्कारक हैं। टाइपराइटर का आविष्कार क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने किया था। गामा किरण का आविष्कार पॉल विलर्ड के द्वारा किया गया था। रेडियो का आविष्कार गुगलिल्मो मार्कोनी के द्वारा किया गया था और सेफ्टी लैंप का आविष्कार सर हम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा के रूप में वर्गीकृत करने के लिए वर्षा जल का पीएच मान कितना होना चाहिए। तो जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 या उससे कम होता है तो उसे अम्लीय वर्षा या एसिड रेन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है छोटी आंत में पाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पित्त रस में एंजाइम होते हैं जो वसा को तोड़ते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। पित्त रस में एंजाइम नहीं होता है और पित्त रस वसा का इमल्सिफिकेशन करता है। पोषक तत्वों का अवशोषण मुख्य रूप से बड़ी आंत में होता है, तो ये भी गलत है। पोषक तत्वों का अवशोषण मुख्य रूप से छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में उपस्थित विली अवशोषण को बेहतर बनाने के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। विली छोटी आंत की भीतरी सतह पर स्थित छोटी उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं जो पोषक तत्वों को कुशल अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ा देती है। लार युक्त एमाइलेज छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का कार्य करता है। तो लार इमाइलेज जो है वो मुंह में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है, छोटी आंत में नहीं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वॉशिंग सोडा का अनुप्रयोग है। वॉशिंग सोडा का अनुप्रयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में किया जाता है, घरेलू साफ सफाई में किया जाता है, बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है और इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता के लिए भी किया जाता है, इसको दूर करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों यहाँ पर पूछ रहा है सही उत्तर। नेक्स्ट है एक स्वस्थ व्यक्ति में कलाई पर महसूस होने वाली नाड़ी हृदय गति से कैसे संबंधित होती है। तो नाड़ी हृदय गति के समान दर से धड़कती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है अपच के इलाज के लिए निम्नलिखित में किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है। तो अपच के इलाज के लिए एंटासिड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी विशेषता हृदय की मांसपेशियों को अन्य प्रकार की मांसपेशियों से पृथक करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये लयबद्ध रूप से संकुचित होती है और अनैच्छिक होती है। ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब कोई धातु नाइट्रिक एसिड या HNO3 के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। जब कोई धातु नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करती है तो नाइट्रिक एसिड एक मजबूत ऑक्सीकारक एजेंट के रूप में कार्य करता है, पानी और नाइट्रोजन ऑक्साइड छोड़ता है। नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड एक मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। रोग और कारण। मैरस्मस रोग लंबे समय तक भूखा रहने के कारण होता है। क्वाशिक्योर प्रोटीन की कमी के कारण होता है। तपेदिक बैक्टीरियल संक्रमण है और हेपेटाइटिस बी वायरल संक्रमण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर पूछ रहा है सही कथन। अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में सल्फाइड अयस्कों को तीव्र ताप पर ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कैल्सिनेशन कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सल्फाइड अयस्कों को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में तीव्र तापन पर ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को रोस्टिंग कहते हैं, जबकि कार्बोनेट अयस्कों को सीमित वायु में तीव्र ताप पर ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को रोस्टिंग नहीं कहते हैं। यहाँ पर कैल्सिनेशन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना और कार्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? इसमें हेमोग्लोबिन में आयरन मौजूद होता है, ये स्टेटमेंट सही है। इनके कारण रक्त का लाल रंग होता है, तो ये भी सही है। ये रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता में योगदान नहीं देते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता में WBC योगदान देता है। ये रक्त में ऑक्सीजन ले जाते हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है। ये चारों स्टेटमेंट सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है खाद्य डब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप क्यों लगाया जाता है? तो टीन की तुलना में जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए खाद्य डब्बों पर टीन की परत चढ़ाई जाती है, क्योंकि जिंक जो है वो टीन से अधिक अभिक्रियाशील होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सिनेबार अयस्क से निकाली जाती है? तो सिनेबार अयस्क से पारा निकाला जाता है, ऑप्शन ए। और पारा एकमात्र एक ऐसा धातु है जो कि रूम टेम्परेचर पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? तो प्रोटोप्लाज्म शब्द जो है वो पुरकिंजे के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वान, स्लाइडेन और विर्चो का संबंध सेल थ्योरी से है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है? तो एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट है, ऑप्शन बी। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट ये दोनों लौह अयस्क है और गैलेना लेड का अयस्क है। नेक्स्ट है हीरा तथा ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोनों ही विद्युत के उत्कृष्ट चालक हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का चालक है, जबकि हीरा कुचालक है। हीरा ऊष्मा का अच्छा सुचालक है और ग्रेफाइट ऊष्मा का कुचालक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। नेक्स्ट है हीरे की संरचना चतुष्फलकीय होती है और ग्रेफाइट की संरचना परतदार होती है, तो ये स्टेटमेंट सही है। दोनों के भौतिक नहीं रासायनिक गुण समान होते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? डेंगू एडीज मच्छर के द्वारा होता है, एनोफ्लीज के द्वारा नहीं। मलेरिया एनोफ्लीज मच्छर के द्वारा होता है। फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है और चिकनगोनिया एडीज मच्छर के कारण होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है और सैंड फ्लाई के कारण काला जार होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्रृंखलन या कैटेनेशन कार्बन की अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बंध बनाकर बड़े अणु निर्माण करने की क्षमता है, तो यह स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है कोई अन्य तत्व श्रृंखलन के गुण को प्रदर्शित नहीं करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सल्फर, फास्फोरस और सिलिकॉन जैसे अन्य तत्व कैटेनेशन के गुण को या फिर श्रृंखलन के गुण को प्रदर्शित करते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल कथन 2 गलत है, सल्फर, फास्फोरस और सिलिकॉन। नेक्स्ट है मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण नहीं करता है, यह स्टेटमेंट सही है। और शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिकांश विटामिन आहार के माध्यम से प्राप्त किए जाने चाहिए, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, मगर ये इसका सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विवरणों पर
विचार कीजिए। ये कमरे के तापमान पर एक तरल पदार्थ है। इसे आमतौर पर अल्कोहल कहा जाता है और ये सभी अल्कोहलिक पेय पदार्थों का एक सक्रिय घटक है। ये सभी अनुपातों में जल में घुलनशील है। उपर्युक्त विवरण किस कार्बनिक यौगिक से संबंधित है? तो ये विवरण जो है वो इथेनॉल का है। इथेनॉल को आम भाषा में अल्कोहल कहा जाता है और इथेनॉल का रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अपनी विशेषताओं के आधार पर सुमेलित है? लाइकेन एक कवक और जीवाणु का सहजीवी संबंध है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। लाइकेन कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध है। काई बीज वाले संवहनी पौधे होते हैं, तो ये गलत है। काई गैर संवहनी होते हैं और बीजाणुओं द्वारा प्रजनन करते हैं। शैवाल अधिकतर जलीय और स्वपोषी होते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। फर्न गैर संवहनी और बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं, तो ये गलत है। फर्न संवहनी गैर फूलों वाले पौधे होते हैं जो बीजाणुओं के द्वारा प्रजनन करते हैं, ना कि बीजों के द्वारा। नेक्स्ट है, कोलाइड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है? कोलाइड एक समांग मिश्रण है, तो ये गलत है। कोलाइड एक विसमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि उन्हें नंगी आंखों से पृथक पृथक नहीं देखा जा सकता, तो यह स्टेटमेंट सही है। इनके कणों का आकार इतना बड़ा होता है कि वे प्रकाश को प्रकिरणित या स्कैटर कर देते हैं, जिससे उनकी दिशा दिखाई देने लगती है, तो यह स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है, इनके कणों को यदि स्थिर छोड़ दिया जाए तो वे नीचे नहीं बैठते, तो ये स्टेटमेंट सही है। स्थिर छोड़ देने पर इसके कण नीचे नहीं बैठते हैं। नेक्स्ट है, इसके कणों को निस्पंदन या फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया के द्वारा मिश्रण से अलग किया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसके कणों को फिल्ट्रेशन के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। कोलाइड के कणों को सेंट्रीफ्यूगेशन के मेथड के द्वारा अलग किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर 1 और 5 है। ऑप्शन डी गलत पूछ रहा था, तो 1 और 5। नेक्स्ट है, मानव फेफड़ों में गैस विनिमय का प्राथमिक स्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एल्वियोली। एल्वियोली जो है वो मानव फेफड़ों में एक छोटी थैली की जैसी संरचना होती है जहां गैसों का विनिमय होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विलयनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा विलयन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। देखिए, जब कोलाइड के कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो जो प्रकाश का पथ होता है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, उसे ही टिंडल प्रभाव कहा जाता है। और दिए गए विकल्प में दूध और स्टार्च का विलयन, ये दोनों जो है वो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मस्तिष्क डायफ्राम और छाती की मांसपेशियों को संकेत भेजकर श्वसन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का उच्च स्तर श्वसन दर को बढ़ा देता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। रक्त में ऑक्सीजन के स्तर का श्वसन दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। रक्त में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के स्तरों का श्वसन दर पर काफी प्रभाव पड़ता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का उच्च स्तर श्वसन दर को बढ़ा देता है। नेक्स्ट है, मेडुला ऑब्लोंगेटा मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो श्वसन को नियंत्रित करता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परमाणु का नाभिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने परमाणु नाभिक में न्यूट्रॉन की मौजूदगी का पता लगाया था? तो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन का पता जेम्स चैडविक या जे चैडविक ने लगाया था। नेक्स्ट है, किसी तरल पदार्थ का तापमान बढ़ाने पर उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो किसी तरल पदार्थ का तापमान बढ़ाने पर उसका पृष्ठ तनाव जो है वो घट जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ विटामिन है और दूसरे तरफ उसका रासायनिक नाम है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पाइरिडॉक्सिन होता है और B12 का रासायनिक नाम कोबालमिन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी उच्च श्यानता वाले द्रव्य की मुख्य विशेषता है? देखिए, विस्कोसिटी जो है किसी भी द्रव के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता को कहा जाता है और उच्च सांद्रता वाले द्रव गाढ़े होते हैं और वो आसानी से नहीं बहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये प्रवाह का विरोध करता है और इसकी संरचना गाढ़ी होती है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। विकार और विशेषताएं। इंसोम्निया नींद आने या
सोते रहने में कठिनाई होती है। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक भोजन विकार है जिससे व्यक्ति खाने पर प्रतिबंध लगाता है। तो प्रतिबंधित भोजन, वजन कम होना और वजन बढ़ने का डर। ओबेसिटी अत्यधिक कैलोरी का सेवन, शारीरिक गतिविधि का अभाव। और डिप्रेशन न्यूरोट्रांसमीटर असंतुलन से जुड़ा मानसिक स्वास्थ्य विकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में एक ही तत्व के परमाणुओं के बारे में उनकी धारणाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ अविभाज्य परमाणुओं से बना होता है। दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं में समान गुण होते हैं, जिसमें सामान्य द्रव्यमान भी शामिल है। जब विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं तो यौगिक बनते हैं और रासायनिक प्रतिक्रिया में परमाणुओं का पुनर्गठन शामिल होता है। रासायनिक प्रतिक्रिया में इनका ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। तो दिए गए विकल्पों में सही आंसर ऑप्शन सी होगा। वे द्रव्यमान, आकार और रासायनिक गुण में समान होते हैं। नेक्स्ट है, टीनियसिस एक परजीवी कृमि के कारण होने वाली बीमारी है। इस बीमारी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो टीनियसिस जो है वो टीनिया प्रजाति के कारण होता है तथा अथपके सुअर या गाय के मांस के सेवन से फैलता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम ये बताता है कि स्थिर तापमान पर गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। तो स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो है वो बॉयल का नियम है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम तापमान के समानुपाती होता है। मतलब के कांस्टेंट प्रेशर पर V is directly proportional to the temperature, absolute temperature। और एवोगाड्रो का नियम के अनुसार समान तापमान और दाब पर किसी गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। और जी लुसैक के नियम के अनुसार किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है जब आयतन को स्थिर रखा जाए। मतलब के कांस्टेंट वॉल्यूम पर गैस का जो प्रेशर होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट है, डीएनए द्विरज्जुक होता है जबकि आरएनए एकल रज्जुक होता है, क्योंकि आरएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा और थाइमीन होता है। तो यहाँ पर ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। डीएनए द्विरज्जुक मतलब के डबल स्ट्रैंडेड होता है और आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और आरएनए में राइबोज शुगर और यूरेसिल शुगर होता है और डीऑक्सीराइबोज और थाइमीन नहीं होता है। नेक्स्ट है, लसिका ग्रंथियों का प्राथमिक कार्य क्या है। तो लसिका ग्रंथियों का प्राथमिक कार्य लसिका से रोगजनक को फिल्टर कर ट्रैप करना होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोटीन संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए अमीनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीआरएनए, मतलब के ट्रांसफर आरएनए। एमआरएनए डीएनए से राइबोसोम तक अनुवांशिक कोड ले जाता है। आरआरएनए राइबोसोम का संरचनात्मक और कार्यात्मक कोर बनता है और एचएनआरएनए यूकैरियोटिक नाभिक में पाया जाने वाला एमआरएनए का अग्रदूत होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की प्राथमिक भूमिका क्या है। तो मानव शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की प्राथमिक भूमिका कोशिकीय क्षति को रोकने के लिए चयापचय के दौरान उत्पादित फ्री रेडिकल्स को बेअसर करने के लिए होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये कोशिकीय क्षति को रोकने के लिए चयापचय के दौरान उत्पादित फ्री रेडिकल को बेअसर करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। वीडियो पूरा एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।